नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाई अजय वर्मा में। आज हम फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जिनके बिना फिजिक्स आई थिंक अधूरी है, उनको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स जब क्लियर होती है तभी हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो पाते हैं। हम उसकी एप्लीकेशंस, डेरिवेशन को सही तरीके से समझ पाते हैं। थ्योरी समझना कहीं न मतलब एक हद तक आसान हो जाती है, थ्योरी को आप पढ़ सकते हो नॉर्मली, लेकिन आपको मैथमेटिकल उसका एप्लीकेशन देखना है, उसको लर्न करना है, उसको समझना है, उसका प्रूफ देखना है, तो आपको मैथ्स आना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको मैथ्स का आना बहुत जरूरी है। और इस बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीज शामिल होती है उसके बारे में आपको मोटा मोटी बता देता हूं मैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी बीजगणित। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक दिन जरूर करेंगे। बीजगणित, बीजगणित बोले तो एल्जेब्रा। एल्जेब्रा इट्स लाइक कि आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब समथिंग कुछ ऐसा फॉर्मूले हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन फॉर्मूलों से डील करना आना चाहिए। या प्लस, या फिर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या होल स्क्वायर। आपको ये चीजें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, बीजगणित में ही होता है। या फिर होती है द्विपद प्रमेय, छोटी सी एक प्रमेय है, लेकिन काफी काम आती है हमारे लिए, फिजिक्स में काम आती है द्विपद प्रमेय। ये सब किस में आ जाते हैं? बीजगणित में आ जाते हैं। द्विघात समीकरण होगी, ये सब चीजें बीजगणित में आ जाती है। तो ये आपको अब समझना जरूरी है इनको, बीजगणित को, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट इनसे क्लियर होते हैं। जब आप डेरिवेशन करते हो तो इन्हीं की सहायता ली जाती है उन डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, या किसी चीज का प्रूफ निकालते हो तो इनका ही उपयोग किया जाता है। सेकंड है आपका त्रिकोणमिति। क्या जरूरी है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में क्या आ जाता है? एंगल्स की बात करते हैं हम, थीटा की। हो सकता है वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, किसी भी रूप में हम एंगल को देख सकते हैं। एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स के साथ साथ फंक्शन क्या है, साइन का है, कोस का है, या फिर टेन का है, या फिर कोसेक है, या फिर सेक है, या फिर कोट है। इन फंक्शन से भी हम डील करते हैं। इनवर्स बहुत कम आता है, अपने सिलेबस में इतना नहीं है 11-12 के हिसाब से, तो उससे ज्यादा अपन उसको छेड़ते नहीं है। नॉर्मल त्रिकोणमिति आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, वैसे के वैसे साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेन ए प्लस बी, इनके फॉर्मूले। कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए त्रिकोणमिति में, तो ये भी काफी ज्यादा हमें हेल्प करते हैं। और त्रिकोणमिति में ही एक तरीके से थोड़ा बहुत ज्यामिति, अर्थात आपको क्षेत्रफल, आयतन, इनके फॉर्मूले भी आना जरूरी होते हैं। तीसरी मैं बात बोलूं, तीसरी बात हो जाती है आपकी समाकलन और अवकलन। ये दोनों अलग अलग है। समाकलन तो एक तरीके से जोड़ना होता है, बड़ी कहानी को बनाना होता है, और अवकलन एक तरीके से इतनी बड़ी कहानी में एक बिंदु पर बात करनी होती है, तो हम अवकलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समाकलन, अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। करने का एक बार तरीका समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवकलन अगर सीख गए तो आपको समाकलन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको पहले बताया समाकलन पूरी कहानी को जोड़ता है, अवकलन उस पूरी कहानी में एक बिंदु पर बात करता है, ठीक है। ये समाकलन अवकलन हो गए। और जो फोर्थ आता है वो है सदिश या फिर अदिश। यहां पर सदिश और अदिश
अदिश नाम से पता चल रहा है, अदिश मतलब दिशा के बिना, और सदिश अर्थात दिशा के साथ में। आपके भौतिकी में कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए, किसी किसी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, और किसी किसी को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे द्रव्यमान को बताना है, द्रव्यमान हम केजी में कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं कभी भी द्रव्यमान को व्यक्त करूंगा तो ऐसे करूंगा 5 केजी, 10 केजी, 6 केजी, 4 केजी, 100 केजी। कभी भी उसके साथ डायरेक्शन नहीं लगाऊंगा कि 10 केजी इन साउथ डायरेक्शन, 5 केजी इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी द्रव्यमान के साथ कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती है। तो उसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है कि भाई 5 केजी 5 केजी है, 10 केजी 10 केजी, बस सिर्फ परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड चाहिए, संख्यात्मक मान चाहिए होता है उसका, वो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। वही मैं सदिश की बात करूं, सदिश के लिए हमें जरूरी होता है कि भाई साहब आप परिमाण तो दे रहे हो, जैसे द्रव्यमान में परिमाण दिया था, इसमें परिमाण इसमें भी दोगे, मैग्नीट्यूड दोगे, संख्यात्मक मान दोगे, उसके साथ साथ एक दिशा, एक निश्चित दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। इट्स लाइक आपने बोला कि मैं 10 न्यूटन का बल लगाता हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, लेकिन किधर को लगा रहे हो भाई साहब, किधर को लगाते हो, ऊपर लगाते, नीचे लगाते, साइड में लगाते, या इधर लगाते, या इधर लगाते, या इधर लगाते, आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बल का जो इफेक्ट होगा उस डायरेक्शन में ही जनरेट होगा जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है भाई साहब, कि आपकी जो सदिश राशियां हैं उनके परिमाण के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इफेक्ट जनरेट करेंगे उस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इसको दिशा नहीं दी तो चुपचाप बैठा रहेगी, किस दिशा में लग रहा भाई साहब 10 न्यूटन, कोई पता नहीं है, किधर इफेक्ट जनरेट होगा कोई पता नहीं है, लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन, तो मेरी स्टडी सिर्फ इस पे रहेगी कि ऊपर की ओर जा रहा है। मैं फिर फालतू जगह पे नहीं देखूंगा कि इसका इफेक्ट किधर और को जनरेट होगा। मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे रखूंगा कि ऊपर की ओर इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा काम आता है डायरेक्शन का रोल। ये सदिश और अदिश हो गए हमारे, अब इनको कैसे डील करते हैं आगे समझेंगे, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बात कहना चाहता हूं कि हम ये फिजिक्स में बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, इतना जरूरी क्यों होता है। मैंने शुरुआत में बोला कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, आपको न्यूमेरिकल करने, आपको प्रूफ करने, ये सब चीजें करने, लेकिन ये जरूरी क्यों है इतना। आप ये मान के चलना कि मैथ्स फिजिक्स के लिए एक लैंग्वेज का काम करती है। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी एक इस यूनिवर्स की में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको समझना है फिजिक्स। जितनी भी घटनाएं हो रही है, कोई सी भी घटना हो रही है, उनको समझना फिजिक्स है। अब यूनिवर्स को समझना है, यूनिवर्स की घटना को समझना है, तो उसकी भाषा भी आनी चाहिए। जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, या फिर मैं आपको अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं या आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारे बीच में एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज क्या है, या तो हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है ना। तो हम एक लैंग्वेज का मोड इस्तेमाल करते हैं, हमें लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है ना। लैंग्वेज एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है हमारे थॉट्स को इंटरचेंज करने, मतलब थॉट्स को आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो वैसे के वैसे ही अब यूनिवर्स के पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है हिंदी, या फिर वो हिंदी में बोले, या फिर अंग्रेजी में बोले, या जापानी में बोले। अब हमें क्या करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, बोलना क्या चाहता है। जैसे कुछ होते हैं ना जो मतलब किसी के चेहरे, मतलब कुछ लोग होते हैं जो चेहरा पढ़ लेते हैं, बिना कुछ बोले चेहरा पढ़ लेते हैं, बिना कुछ बोले ही सारी बात समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये देखा कि इंसान के एक्सप्रेशन, अर्थात इंसान के एक्सप्रेशन, उदास है तो एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, खुश है तो एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, इन एक्सप्रेशंस के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देता है कि इसके साथ ऐसा चल रहा है, इसके साथ ऐसा चल रहा है। तो बिल्कुल हमने फिजिक्स में भी ऐसा ही किया। अब फिजिक्स में क्या हुआ, यूनिवर्स तो बोल नहीं सकता, अब जो भी घटना हो रही होती है, कैसे हो रही है, न जाने कितने साइंटिस्टों के एक्सपीरियंस से हम उन घटनाओं को मैथमेटिकल रूप में कन्वर्ट करके, फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करके उन घटनाओं को समझते हैं, और उन घटनाओं के आधार पर आगे की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर वर्तमान स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये फिजिक्स में मैथ्स का आना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हमें यूनिवर्स को समझना है, यूनिवर्स की भावनाओं को समझना है, घटना को समझना है कि ये कहना क्या चाहती है। आजकल हमारे गूगल बाबा की मदद से पता चल जाता है कि आज भारी बारिश होगी या नहीं होगी। आज मतलब आ जाता है ना, मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी आ जाती है। आजकल मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि भाई साहब आपके इलाके में भारी बारिश होगी, कृपया छाता लेके जाएं या फिर घर से बाहर ही ना निकले, या फिर तेज धूप होगी, फलाना ढिमकना, जो भी ये सब चलता रहता है। ये सब कैसे हो जाता है, पहले से पूर्व में भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जिन साइंटिस्ट ने इन पर स्टडी कर रखी, उनका एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकल कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप मान डालो, सीधे अगले दिन का पता चल जाएगा कि इस प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार, इस ह्यूमिडिटी के अनुसार आने वाले दिन में कि क्या रहेगा तापमान, क्या रहेगी बारिश की संभावना, ये सब हम कैलकुलेट कर पाते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम आगे होने वाली घटनाओं से भी बच पाते हैं या फिर कुछ नई चीजों का निर्माण कर पाते हैं। हमारे दो ही है चीजें, या तो जो कोई आपदा होने वाली है उनको रोक सकें, या फिर नई चीज का निर्माण कर सकें। इसलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं नवनिर्माण के लिए। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको तो कि ये मैथ्स एक लैंग्वेज के रूप में काम करती है, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करती है। तो इस लैंग्वेज में सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे हम, सदिश अदिश पढ़ेंगे। इनको धीरे धीरे करते पढ़ते रहेंगे। तो सदिश और अदिश में शुरुआत करते हैं। सदिश अदिश, सबसे पहले मैं बात करूंगा अदिश राशि की। किसकी? अदिश राशि की। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे राशियां होती है जिनको, मैंने पहले बोल दिया था, ऐसी राशियां नाम के अनुसार, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां अदिश राशि कहलाती है। तो इनमें एग्जाम्पल मैंने बताया था। अदिश राशि का सबसे पहला जो एग्जाम्पल था, क्या बताया था मैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए कभी भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण की जरूरत पड़ेगी कि भाई साहब कितना केजी, ये संख्यात्मक मान चाहिए यहाँ पे मात्रा के साथ में। वैसे ही सेकंड एग्जांपल आपका दूरी हो जाएगा। दूरी का मतलब क्या है भाई साहब? दूरी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अर्थात संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है मात्रक के साथ में, कि भाई साहब मीटर में चलो, किलोमीटर में चलो, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? संख्यात्मक मान कि कितना चले हो। दूरी का मतलब क्या होता है? कितना चले हो, ऊपर चलो, नीचे चलो, साइड में चल रहे हो, गोल चल रहे हो, या दीर्घ वृत्ताकार में चलो, कैसे भी चलो, आई डोंट केयर। कितना चले हो, किस डायरेक्शन में चले, उससे मतलब नहीं है, कितना चल गए वो बताओ आप। तो कि 40 मीटर चले हो या 40 किलोमीटर चले हो, मात्रक के साथ में यहाँ पे पुट कर दो, आपका ये दूरी हो जाती है। तो दूरी को कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, दूरी को सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ी, तो ये क्या हो गई? अदिश राशि। बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपका विद्युत धारा को भी कभी भी आपके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, अपन जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये लेके चलते हैं कि इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, बस इतना सा करते हैं, तो वो वन डायमेंशनल हो जाता है कि या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। बाकी ये इफेक्ट किसी पे मतलब किसी का इफेक्ट, किसी में ऐसा इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा अलग से कि भाई साहब डायरेक्शन चेंज कर ली तो अलग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाकी मैग्नेट में अलग चीज होती जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, आवेश। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा को भी अपन ने क्या माना है? अदिश राशि माना है। इसको एम्पियर में आप क्या कर दो? संख्यात्मक मान के साथ डाल दो। फोर्थ वाली बात करते हैं। फोर्थ आपका ये क्या नाम से, आयतन ले लो। आयतन में भी कभी हमें बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा परिमाण होता है कि ये मीटर क्यूब में या लीटर में है। ठीक है ना? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। मैं पांचवी बात करता हूं। आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। आयतन, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, आपको क्या मिलता है? घनत्व। तो घनत्व भी क्या हो जाता है? द्रव्यमान भी अदिश, आयतन भी अदिश, और आपका घनत्व भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। केजी पर मीटर क्यूब। संख्यात्मक मान डालो, संख्यात्मक मान डालो, संख्यात्मक मान डालो, सिर्फ इनकी आवश्यकता होती है। तो ये सब ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे सब कैसी राशियां होती है?
अदिश राशि होती है। अब मैं बात करूं सदिश राशि की, मैं वीडियो चेक कर लूं चालू है कई बार बंद हो जाता है, मेरे साथ चोट होती है कोई बात नहीं, चल रहा है, चालू है। देन सदिश की बात करते हैं। डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगी, बस एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होगी। तो सदिश राशि वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा की भी आवश्यकता होती है। भैया मुझे परिमाण भी दो और एक दिशा भी दो, वे सदिश राशियां हो जाती है एक निश्चित दिशा की आवश्यकता, परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा की आवश्यकता। थोड़ी देर पहले ही बताया था फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था आपका बल, अर्थात फोर्स। कभी भी बल लगाना है तो बल आप मैग्नीट्यूड के साथ लगा रहे हो कि 10 न्यूटन लगा रहे हो, 100 न्यूटन लगा रहे हो या फिर 1000 न्यूटन लगा रहे हो, आपको दिशा उसकी देनी पड़ेगी। ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, साइड में लगा रहे हो, दोनों के बीच में लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो, आपको दिशा में बताना पड़ेगा। जैसे कोई ये ब्लॉक है, एम केजी का कोई ब्लॉक है, अब आपको क्या करना है भाई साहब? बल लगाना है। अब बल लगाने के कितने सारे फेसेस हैं। हो सकता है आप बल इधर से लगाओ इधर की ओर, हो सकता है इधर से इधर की लगाओ, इधर से इधर की ओर लगाओ, इधर से इधर की ओर लगाओ, इधर से इधर की ओर, 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 कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आप नीचे शिफ्ट कर दो, हो सकता है आप ऊपर शिफ्ट कर दो। हर केस में जब डायरेक्शन चेंज करोगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ में इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यही सदिश राशियां होती है, ठीक है ना। भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण जैसे 10 न्यूटन हो गया, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े या एक निश्चित दिशा की भी आवश्यकता हो, वो क्या हो जाता है? सदिश हो जाता है। और मैं आपको बताना भूल गया, भौतिक राशि क्या होती है, आपको पता है? भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जिनको हम या तो माप सकें या तोल सकें, मेजर कर सकें किसी न किसी मोड में। जैसे ये द्रव्यमान है, ये भी एक भौतिक राशि है। अब इसको किस में मेजर कर रहा हूं? केजी में। आपका बल है, ये किस में मेजर कर रहा हूं? न्यूटन में। दूरी थी, मीटर में मेजर कर रहा था। तो ये सब जिनको मैं माप सकूं या मेजर कर सकूं या तोल सकूं, वे सब क्या हो जाएगी? मेरी भौतिक राशियां हो जाएगी। और भौतिक राशियों में दो राशियां, सदिश और अदिश राशि। सदिश में डायरेक्शन चाहिए परिमाण के साथ साथ, अदिश में ओनली परिमाण चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले एग्जांपल ले लो आप, विस्थापन ले लो। विस्थापन भी भाई साहब, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए? परिमाण के साथ साथ दिशा। कि भाई साहब मेरा विस्थापन हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ? इधर हुआ, नीचे हुआ, ऊपर हुआ, आपको विस्थापन बताना होता है। विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है? कि भाई साहब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब वो दूसरा बिंदु किधर को है वो बताना पड़ता है। इधर को है, 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 किधर को है आपको बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी विस्थापन को कि भाई साहब मैं इधर को गया, इधर को गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, जो भी है आपको बताना पड़ेगा विस्थापन के लिए। सेम टू सेम, वो सेम शर्म वाला नहीं, सेम टू सेम वेग। भाई साहब आपको वेग को भी दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होगी। वेग बोले तो वेलोसिटी, मैं अपनी इस वेलोसिटी को बढ़ाता हूं, अर्थात वेलोसिटी का वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या हुआ भाई साहब? विस्थापन बटा समय, अर्थात पर्टिकुलर समय में तय किया गया विस्थापन मेरा वेग हो जाता है। मतलब उसकी दर क्या हो जाती है? वेग हो जाता है। ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में वेग गया है आपका? वेग किस डायरेक्शन में था? साउथ में था, ईस्ट में था, नॉर्थ में था, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई ब्लॉक है, ये फिर से ब्लॉक लेता हूं या ये पिंड लेता हूं, ठीक है। अब इसका वेग मुझे कुछ ना कुछ वेग है, जैसे 4 मीटर पर सेकेंड। अब किधर है? जिधर वेग होगा उसी डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो ये इधर ही ट्रेवल करेगा, मैंने इधर लिया तो ये इधर ही ट्रेवल करेगा, इधर लिया तो ये इधर ही ट्रेवल करेगा, ये इधर लिया तो इधर ही ट्रेवल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में लेते हो तो इफेक्ट उधर का जनरेट हो जाता है भाई साहब, रिजल्ट वैसे ही आते। तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। वेग हो गया, विस्थापन हो गया। अब त्वरण की भी बात कर सकते हो। त्वरण क्या होता है? वेग में समय के साथ परिवर्तन।
या समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होता है त्वरण होता है। क्योंकि वेग भी क्या है, सदिश राशि है, तो त्वरण भी आपका सदिश राशि हो जाएगी। और त्वरण आप किस डायरेक्शन में अपने वेग को चेंज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो उसकी भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में मैं अपने वेग को कम करना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ, या इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहता हूँ वेग को, या इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको त्वरण के लिए भी हमेशा डायरेक्शन बतानी पड़ेगी परिमाण के साथ साथ में। तो ये हमारी अदिश राशियां हो जाती है, सॉरी सदिश राशि हो जाती है। भावनाओं में भेगा मैं, इतना नहीं बहना था मेरे को, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है, लेकिन मैं छोटे शहर से हूँ। छोटा तो नहीं है मेरा शहर, बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा है। चलो ठीक है। अब अच्छा है सर, आपने बता दिया सदिश राशि क्या होती है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली सदिश राशि को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं। मैंने ये अल्फा क्या, आपने ए वेक्टर ए ले लिया, तो इसको ये बताना है कि ये वेक्टर है या नहीं है। अगर सिंगल ए आ जाता है तो मतलब वह वेक्टर नहीं है। अगर ए के ऊपर ये एरो आ जाता है तो इसका मतलब ये वेक्टर है, अर्थात सदिश राशि है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए दो चीजें चाहिए, परिमाण। परिमाण को आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हो। परिमाण के लिए, परिमाण को या तो आप ए वेक्टर के दोनों तरफ ऐसे डंडे खींच दो, जिनको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, या सिंपल ए रख दो, तो उसका मतलब भी परिमाण होता है। तो यह परिमाण हो गया। और परिमाण के साथ साथ में दिशा चाहिए होती है। अब दिशा किधर को है, ये दिशा व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश की आवश्यकता होती है। ये एकांक सदिश होता है जिसके ऊपर टोपी लगी होती है, जिसके ऊपर एरो है, ओनली एरो, वो तो सदिश है, मेन सदिश। और जिसके ऊपर एरो भी है या एरो नहीं है, बिल्कुल खाली है, एरो है और दोनों तरफ ये सब मॉड्यूलस है, डंडे हैं, तो मतलब वो परिमाण है। और जिसके ऊपर टोपी है, ये टोपी बोलते कैप, ए कैप, तो वो एकांक सदिश हो जाता है, अर्थात सिर्फ दिशा को बताने के लिए काम करता है। तो आपका ये निरूपण हो जाता है। कभी भी ऐसे देखो तो किसी भी सदिश को व्यक्त करना हो तो आप ऐसे व्यक्त करोगे, परिमाण के साथ साथ दिशा। अब जनरली ये मेथड एक ग्राफिकल मेथड है, जो शुरुआत हुई थी इसकी ग्राफिकल मेथड से हुई थी, बाद में जाके ये एक तरीके से ज्योमेट्रिकल मेथड बन गई। मतलब पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से समकोण त्रिभुज बना के हमने परिमाण निकालना सीख लिए, या फिर सदिशों को निकालना सीख लिया कि दो सदिशों का जब भी जोड़ होगा तो नया कॉम्बिनेशन, नया परिणामी क्या बनेगा, वो हमने वहां से निकाल लिया कि एक रिलेशन निकल के आ गया था। जब भी ग्राफ को सोल्व कर रहे थे, भाई साहब समकोण त्रिभुज बनाया, ये भाई साहब ये ट्रिक लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो एक नॉर्मली फॉर्मूला निकल के आ गया, उसका इस्तेमाल करते हैं बार बार, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ, सब चीजें यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ग्राफिकली आप या फिर चित्र में कैसे दर्शाते हो किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को दर्शाना है, जैसे ए वेक्टर को दर्शाना है, तो सबसे पहले एक पॉइंट जहां से हम शुरुआत हो रहे हैं, अब जिस डायरेक्शन में बता रहे हो उस डायरेक्शन में एरो को खींच दो, और एरो की लंबाई जो होती है वो परिमाण पर निर्भर होती है। जितना ज्यादा परिमाण उतनी ज्यादा लंबाई, जितना कम परिमाण उतनी कम लंबाई। और जिस डायरेक्शन में जाता है, ये इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। आपका जिस डायरेक्शन में ये सदिश है उस डायरेक्शन में हेड चला जाता है, और इसको ए वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को ए बी के रूप में अगर बोलूं, ए से शुरू हो रहा है और बी को जा रहा है, तो मैं इसको ए बी वेक्टर भी बोल सकता हूं, इनिशियल फाइनल, कि इधर से मैं इधर को जाता हूं। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है, प्रारंभिक बिंदु है और इधर को हम जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, सर सदिश के कुछ प्रकार कुछ होता है कि मतलब ये अकेला ऐसे ही चलता रहता है आर पार? नहीं, होते हैं, प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के आपके सदिश है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो सदिश है, चलो इनको एक और चीज मैं बता देता हूं उससे पहले, कि दो सदिशों को नॉर्मली आप नहीं जोड़ सकते सीधे सीधे। जैसे अदिश राशियों को, एक चीज याद रखना, अदिश राशियों को जोड़ने के लिए 4 + 4 करोगे तो 8 आएगा, 10 + 6 करोगे तो 16 आएगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का खेल नहीं है, वहां पे सिर्फ परिमाण का खेल है, परिमाण सीधे सीधे जुड़ जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, सदिश आ गए। ए वेक्टर मान लो कि भाई साहब 10 न्यूटन 10 है, 10 इकाई है, और है एक्स डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन के लिए आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। और बी वेक्टर है 10 आई कैप, 10 आई कैप नहीं 10 जे कैप ले लो, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए दर्शाते हैं। अब इन दोनों को सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते कि भाई 10 10 20 कर दे, नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी बराबर होने चाहिए थे,
लेकिन यहाँ पर एक जा रहा है ऊपर अमेरिका, एक जा रहा है श्रीलंका, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जा रही है। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ने का जो नया नियम है, नया मेथड है, उसको सीखेंगे। ठीक है ना। अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती तो अलग तरीके से जोड़ते हैं, ज्यामिति का आएगा, बिल्कुल आप समझ जाओगे। ठीक है, आप 10-10 20 नहीं कर सकते। अगर सेम डायरेक्शन होती तो 10-10 20 कर सकते, अगर विपरीत डायरेक्शन होती तो फिर माइनस करना पड़ता, बहुत अलग लॉजिक है। ठीक है ना। तो आप कभी भी इनको सीधे सीधे मत जोड़ देना। ठीक है ना। और दो सदिशों का जो योग होता है सदैव सदिश ही निकल के आता है। अर्थात मैं कैसे भी जोड़ूंगा, मतलब जो नया मेथड में इस्तेमाल करूंगा इनको जोड़ने का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा, उससे मुझे नया परिणाम ही मिलेगा, और जो परिणाम ही मिलेगा वो भी एक सदिश होगा। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं भी दो सदिशों को मैं जब जोड़ूंगा हमेशा मुझे नया सदिश प्राप्त होगा। और कैसे होता है वो आगे डील करेंगे। हम बात कर रहे थे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सदिश बहुत प्रकार के होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है समांतर सदिश। क्या हो गया, समांतर सदिश, अर्थात प्यारे लाल सदिश। क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थात प्यारे लाल बोल तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल एक दूसरे के जो पैरेलल होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं चित्र के अनुसार दिखाऊं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अर्थात दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये वेक्टर ले लो तो ये बी वेक्टर ले लो, और इन दोनों की दिशा भी सेम होनी चाहिए। वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, अर्थात उनके मध्य कोण, अगर इसको इसके ऊपर डालेंगे तो कोण कितना निकल के आएगा, 0 डिग्री निकल के आता है। अर्थात इसमें लिख सकते हैं इनकी दिशा समान होती है, समान दिशा, और इनके मध्य जो थीटा कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। अब मैंने यहाँ पे एरो अलग अलग बनाए, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। समांतर सदिश है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके परिमाण समान है, परिमाण डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, बट डायरेक्शन सेम होगी, अर्थात थीटा एंगल उनमें 0 डिग्री होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं इसका जस्ट अपोजिट, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश अर्थात एंटी पैरेलल सदिश, मतलब ये नाराजगी रहती है इनमें, तो ये दोनों साथ साथ थे तो साथ साथ चले गए, तेरी मेरी यारी सब पे वारी, इधर जुदा जुदा और ये खफा खफा। ठीक है, ये ए वेक्टर मान लो इधर को जा रहा है और बी वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल सदिश। बोले एंटी पैरेलल वेक्टर यदि प्रति समांतर सदिश। कंडीशन क्या है, दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के प्रति, विपरीत, और क्योंकि परिमाण तो समान होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या है लंबाइयां अलग अलग ले रखी है। अब बात करते हैं किसकी, एंगल की। थीटा इन दोनों के बीच में कितना होगा, थीटा होगा इसके और इसके बीच में 0 डिग्री मत समझना, इनके बीच में होगा 180 डिग्री। अगर इसको उठा के ऐसे कर दिया और इसको उठा के ऐसे रख दिया, रख सकते हैं अपन, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 0, इसके ऊपर रखोगे तो कोई एंगल नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल इट्स लेके आप समझ सकते हो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों साथ जा रहे 0 डिग्री, और जे भाई एक दूसरे के विपरीत हो गए तो क्या तेरी मेरी ना बन रही, तो एक दूसरे से मनमुटाव हो गए, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चले जाते हैं, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो ये वाला सीन होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, अगला जो सदिश आता है उसका नाम है समान सदिश। क्या आता है, समान सदिश। अब इसमें खास बात क्या है, समांतर जैसा ही होता है, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट होता है कि परिमाण भी समान होंगे। तो समान सदिश, अंग्रेजी में बोले इनको इक्वल वेक्टर्स, तो समान सदिश। कंडीशन क्या है, दिशा समान, समान दिशा में ट्रेवल करेंगे, और परिमाण, भाई साहब परिमाण भी समान हो गए इनमें। ठीक है ना, तो दिशा समान परिमाण समान होता है आपका। ओके, तो दिशा समान तो परिमाण समान, दिशा सेम कर दी तो, और परिमाण सेम करने के लिए दोनों की लेंथ भी बराबर होना चाहिए। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गए से। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, समान सदिश होंगे, दोनों के परिमाण समान और दिशा समान। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर के।
ठीक है ना, और परिमाण में भी बराबर हो जाएंगे, ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, वही समांतर जैसा चल रहा है काम, बस परिमाण बराबर है। अब इसका जैसे ऑपोजिट होता है जिसको बोलते हैं हम विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश, क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक सदिश। अब ऋणात्मक सदिश क्या होता है, इसमें सीन बिल्कुल समांतर जैसा होता है लेकिन इसमें परिमाण समान हो जाता है, प्रति समांतर जैसा सीन होता है, परिमाण समान होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मान लो आपका ए वेक्टर इधर जा रहा है किसी न किसी परिमाण के साथ में, तो आपका बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा सेम परिमाण के साथ में। तो मैं यहाँ पे इनके बीच में जो थीटा कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, और इनके सिर्फ परिमाण समान होते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये माइनस साइन किसको दर्शाता है, माइनस साइन दर्शाता है आपको डायरेक्शन को, किसको दर्शाता है, डायरेक्शन को। मतलब ए वेक्टर इसमें डायरेक्शन में जा रहा है तो बी वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे अपन इनको दर्शाते हैं। अब अगला जो है हमारे पास उसको बोलते हैं हम, अगला जो सदिश है हमारा उसका नाम है क्या बोलते हैं उसे, हाँ उसका नाम है सरेखीय, नहीं सरेखीय से पहले हम पढ़ते सप्रारंभिक सदिश। क्या है, सप्रारंभिक सदिश। मैं कभी कभी गजनी जैसा हो जाता हूँ, बीच बीच में भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना टेटू याद रख लूंगा, टेटू बनाना पड़ेगा और टेटू बना के याद रखूंगा अगली बार, नहीं बोर्ड पे लिखते हैं। तो चार हो गए थे, पांचवा सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक जैसे नाम है, नाम को याद करते जाओ, नाम से पता चल जाएगा। सह प्रारंभिक जो मतलब एक साथ एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल दो या दो से अधिक जब सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हों, ऐसे सदिशों को अपन सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। यदि मैं लिखता हूं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रारंभिक बिंदु। तो तीनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, सह प्रारंभिक सदिश। धन्यवाद। चौथा अगला बोलते हैं हम सरेखीय सदिश। अंग्रेजी में बोले, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में को इनिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं सरेखीय सदिश को कंकूरेंट वेक्टर्स, अर्थात एक ही लाइन में लगते ही है। अब एक लाइन में है ना, ऐसे सदिश जो एक ही सरल रेखा में कार्यरत होते हैं उन सभी को सरेखीय सदिश बोलते हैं। अब एक ही रेखा में कैसे कार्यरत होते हैं, अब एक रेखा में कार्यरत होने के भी अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ए वाला, ये बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 मत ले लेना, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कोई टेल टू टेल मिलाते हैं, हेड टू हेड मिलाते हैं एंगल चेक करने के लिए। जब दोनों मिल जाए तो 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री। या फिर इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, अभी भी हेड टू हेड टेल टू टेल मिलाएंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अगेन सी, ऐसे हो सकता है। अब हेड टू हेड टेल टू टेल नहीं मिलेगा, हेड टू टेल मिलेगा, ठीक है ना, तब थीटा बराबर 180 डिग्री डी वाला। अब ऐसे हो गया तो ऐसे भी जा सकता है। अब टेल टू टेल मिल रहे हैं तब भी 180 डिग्री, हेड टू हेड मिल रहे हैं तो 180 डिग्री, और हेड टू टेल मिल रहा है तो यहां पर इसके ऊपर इसको रख देंगे तो दोनों मैच कर जाएंगे। ये दोनों मैच नहीं कर सकते, ये दोनों मैच नहीं कर सकते। जब मैच कर जाए तो थीटा 0 हो जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। जब मैच नहीं होंगे तब 180 हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो, जब हेड से टेल मिलती हो, हेड से टेल मिलती हो थीटा 0 होता है, और हेड से हेड मिले तब 180 होता है, टेल से टेल मिले तो भी 180 डिग्री होता है। ये विपरीत सदिश जैसे हो जाएंगे, प्रति समांतर, और ये भी समांतर या समान सदिश जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि परिमाण समान है तो समान सदिश होंगे, परिमाण समान नहीं है तो समांतर सदिश होंगे। समान सदिश का ये एक पार्ट रहेगा, और चूंकि एक सरल रेखा में है बिल्कुल कार्यरत, तो ये सरेखीय सदिश हो गए, अर्थात कंकरेंट वेक्टर्स। ये हो गए 4 प्रकार से, मैंने आपको बता दिए। ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो खेल नहीं है। ऊपर नीचे इनको ऊपर नीचे मतलब सीधा कर दो मोड़ के, तो वही सीन बन जाएगा।
ओके, बन गया। अगला है हमारा समतलीय सदिश। नाम से ही पता चल रहा है, जिन दो या दो से अधिक सदिश जो समान तल में उपस्थित होते हैं। अब तल से क्या मतलब है, जैसे ये बोर्ड है तो एक तल हो जाता है। अब बोर्ड से कोई चीज बाहर निकल गई तो वो सेम तल में नहीं रहेगा। तल का मतलब होता है पृष्ठ। ये पृष्ठ, ये एक तल है। दीवार नीचे का जो फर्श है वो भी एक तल है, ऊपर की जो छत है वो भी एक तल है, तल है, ठीक है ना, बेस तल। तो ये क्या है, एक तल है। तल एक तरीके से एक एरिया हो जाता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया, कागज जैसा पृष्ठ हो गया। लेकिन जब इससे बाहर निकल के आते हैं तो वो सेम तल में नहीं रहता, अब बाहर निकल के आ चुका होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, कौन सा नंबर था, नंबर भी भूल गया मैं, 4 5 6 7, ठीक है ना। समतलीय, समतलीय सदिश। चालू तो है ना बेटिया, हाँ चालू है। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश जो एक दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही तल में उपस्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। जैसे मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, ये 2 2 2, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों समतलीय होंगे क्योंकि ये बोर्ड के तल में बने हुए हैं। लेकिन मैं एक आता हूँ खुराफाती, जो अब एक सदिश को ऐसे निकाल देता हूँ, ये डी वेक्टर। तो अब डी वेक्टर समतलीय सदिश नहीं होगा, या तीनों समतलीय, ये चारों समतलीय सदिश नहीं होंगे, सिर्फ ये तीनों ही समतलीय सदिश होंगे क्योंकि ये बोर्ड के तल में उपस्थित है। ये खुराफाती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इस बोर्ड से, तो ये बोर्ड के तल में नहीं रहेगा, बोर्ड के तल से बाहर की ओर आ रहा है, तो ये समतलीय सदिश नहीं होगा। सिर्फ ये तीनों ही समतलीय सदिश होंगे। डायरेक्शन किधर भी जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन बोर्ड के तल में ही होने चाहिए, इससे चिपके हुए होने चाहिए बिल्कुल ही, टचक टचक, ठीक है ना। तो ये समतलीय सदिश होता है। अगली मैं बात करूं संगामी सदिश की, 8वां संगामी सदिश, संपर्क क्रांति सदिश। संगामी सदिश वे सदिश होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो उन सदिशों को संगामी सदिश बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई सदिश ऐसे डायरेक्शन में जा रहा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, ये सदिश इस डायरेक्शन में जा रहा, ये सदिश इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, आप कोई से भी ले सकते हो नाम तो। अब ये तीनों क्या है, शुरुआत कहीं से भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों एक बिंदु से किसी न किसी समय पर, हो सकता है बाद में, हो सकता है पहले, जब एक ही बिंदु से गुजरे, या हो सकता है एक ही समय, एक ही बिंदु से गुजरे, तो वो सब संगामी सदिश कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, संगामी सदिश कहलाते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अगला सदिश जो होता है 9th वाला, जिसे बोलते हैं शून्य, शून्य सदिश। हाँ, शून्य सदिश सिंपल सा है, जिसका परिमाण शून्य हो, अर्थात डायरेक्शन अभी भी बची हो, अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, तो उसे शून्य सदिश बोलते हैं। किसी भी सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, ए वेक्टर, यदि और परिमाण के साथ साथ दिशा, दिशा तो कुछ बची हुई है लेकिन परिमाण हो गया 0, तो उस सदिश को क्या बोलूंगा मैं, शून्य सदिश बोलूंगा। अब ये कैसे प्राप्त होता है, मैंने पहले कहा था दो सदिशों को कभी भी जोड़ोगे तो आपको सदिश मिलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक ए वेक्टर था, इसमें इसका विपरीत सदिश माइनस ए वेक्टर जोड़ दिया, तो मुझे इन दोनों के योग करने पर क्या प्राप्त होगा, 0 वेक्टर प्राप्त होगा, जिसको शून्य सदिश बोलते हैं। अर्थात जिसका परिमाण शून्य है, बस डायरेक्शन अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो ये शून्य सदिश हो जाएगा, ऐसे निरूपित करती है। अब मैं 10th वाले की बात करूं, 10th वाले का नाम होगा एकांक सदिश। जैसे शून्य सदिश था वैसे एकांक सदिश है, जिसका परिमाण 1 हो, ओनली 1 हो, उसे हम एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण सिर्फ 1 होता है, अर्थात कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का परिमाण जब 1 हो जाए तो वे वेक्टर एकांक सदिश कहलाते हैं। परिमाण 1 होने से क्या मतलब है, किसी भी वेक्टर को कैसे दर्शाते हैं, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन एक में, ठीक है।
ये हो गया। अब ये तो हो गया 1, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक केप में बचेगा, ये डायरेक्शन बचेगी, परिमाण हो जाएगा 1, सिर्फ बचेगी डायरेक्शन। तो आपको ये सदिश क्या काम करता है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के काम करवाता है। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। ये जो सदिश होता है कैसे, जैसे ए वेक्टर था, अब इसका मुझे परिमाण 1 करना है, तो परिमाण 1 करने के लिए दोनों तरफ परिमाण से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा, परिमाण से परिमाण गया, सेम परिमाण था, 1 हो गया। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय परिमाण ऑफ ए वेक्टर क्या मिलता है मुझे, ए कैप मिलता है। क्या मिलता है, ए कैप। अर्थात ये मेरा एकांक सदिश होता है, जिसको मैं केप में रिप्रेजेंट करता हूँ, ए कैप में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको एकांक सदिश बोलते हैं। कैसे मिलेगा, कभी भी किसी भी सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर दो तो आपको एकांक सदिश मिल जाएगा। जैसे कोई सदिश है ए वेक्टर बराबर 16 आई कैप, क्या है, 16 आई कैप। तो आपको क्या चाहिए, आपका एकांक सदिश चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 16 से डिवाइड कर दो, 16 16 1 हो गया। तो आई कैप बराबर कितना हो गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो ये आपका एकांक सदिश हो गया, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका नॉर्मली अगर फॉर्मूला लिखे तो ऐसा होता है कि एकांक सदिश बराबर सदिश अर्थात जो भी वेक्टर था डिवाइडेड बाय सदिश का परिमाण, सदिश के परिमाण से डिवाइड कर दो उसको, तो आपको एकांक सदिश मिल जाएगा। इसके लिए काम आता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने, किसी भी सदिश की डायरेक्शन बताने के लिए या डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये है, परिमाण ये है, डायरेक्शन ये है, तो ये है एकांक सदिश, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला सदिश है जिसे बोलते हैं आधार सदिश। क्या बोलते हैं, आधार सदिश। आधार सदिश अर्थात बेस वेक्टर, बेस वेक्टर इस्तेमाल होते हैं बस भाई साहब आपकी एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र में डायरेक्शन बताने के लिए। किसके लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो एक्स के लिए आई कैप का इस्तेमाल किया जाता है, वाई के लिए जे कैप का इस्तेमाल किया जाता है, और जेड के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात कैसे, जब मैं निर्देश तंत्र बनाता हूँ एक्स वाई जेड का, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो आई कैप इसमें होगा और जे कैप इसमें होगा और के कैप इसमें होगा। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90-90 डिग्री पे होते हैं। ये हमारे आधार सदिश है। आधार सदिश के बाद में 12वां आता है अपने पास, जिनको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। जितना भी अभी तक मैंने बताया, जितने भी वेक्टर्स मैंने अभी तक आपको समझा है, वो सभी क्या आते हैं, ध्रुवीय सदिश। ऐसे सदिश जिनमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है उनको ध्रुवीय सदिश बोलते हैं, ए से बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो भी होगा वो मेरा एक ध्रुवीय सदिश होगा, जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है, वो ध्रुवीय सदिश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में विस्थापन को दर्शाना है, तो विस्थापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो इनिशियल पॉइंट और जिधर को मैं गया, ठीक है ना। तो विस्थापन आपका ध्रुवीय सदिश हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में बोले पोलर वेक्टर। इसके बाद जो आज के लिए हमारा लास्ट वेक्टर रहेगा उसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है अक्षीय सदिश। 13 अक्षीय सदिश। अर्थात अंग्रेजी में बोले तो एक्सियल वेक्टर्स। क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं भाई साहब, क्यों काम आते हैं, क्या काम आते हैं। ये जनरली वहां पर इस्तेमाल होंगे जहां पर घूर्णन गति होगी। क्या होगी, घूर्णन गति। अर्थात घूर्णन कभी भी करते हैं तो एक अक्ष के परितः करते हैं, ठीक है ना। तो ये घूर्णन, जो घूर्णन गति में इस्तेमाल होते हैं अक्षीय सदिश, काम क्या आते हैं, ये इस घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को बताने के काम आता है। जैसे मेरा हेलीकॉप्टर ले लो, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरा हेलीकॉप्टर ले लो, ठीक है ना। कोई हेलीकॉप्टर है ऐसे, मेरा गंदा सा हेलीकॉप्टर है, यही है मेरे पास, इतने से बजट में इतना ही आएगा। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर ले लो आप, ठीक है। अब उड़ेगा ही नहीं, ऐसा ले जाओ बड़ा, अब उड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
अब ये रोटर आपका राउंड राउंड रोटेट करता है, लेकिन आरपीएम बढ़ने के साथ साथ आपका इफेक्ट किधर जनरेट होता है, ऊपर की ओर। तो कभी भी कोई भी ऐसे कोई घूर्णन गति होती है और उसके इफेक्ट जानना है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके लिए हम अक्षीय सदिश अक्षीय सदिश बोले तो आपके एक्सियल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जहां पर भी घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति में ले लो अल्प विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, डी ओमेगा, ओमेगा जो भी, ठीक है ना। कोणीय त्वरण ले लो, कोणीय वेग ले लो, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिर्फ एक्सियल वेक्टर्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अब बलागुण ले लो, बलागुण मतलब टाउ, ठीक है ना, बलागुण ले लो, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं, या उनके कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो भी होगा, इफेक्ट जानने के लिए कि टॉर्क का, किसी भी टॉर्क का इफेक्ट क्या इधर को जनरेट होगा घुमाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक्सियल वेक्टर्स का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर हम इसकी दिशा, प्रभाव किधर उत्पन्न हो रहा है उसको जानने के लिए दाहिने हाथ के पेंच का नियम या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपकी फिंगर्स जो होती है वो आपके रोटेशन की डायरेक्शन को बताती है। अगर आपका रोटेशन इधर को हो रहा है तो इफेक्ट ऊपर को जनरेट होगा, रोटेशन अगर इधर को हो रहा है तो आपका इफेक्ट नीचे को जनरेट होगा, ठीक है। ये होता है दाहिने हाथ का नियम। और दाहिने हाथ का पेच का नियम इट्स लाइक कि आप किसी भी स्क्रू को टाइट करते हो, ऐसे ऐसे टाइट करते हो तो वो नीचे जाता है, और ऐसे ऐसे खोलते हो तो वो ऊपर आता है। ये दाहिने हाथ का पेच का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सदिश के प्रकार खत्म होते हैं। कल हम सदिशों का संयोजन करेंगे। सदिशों का संयोजन बोले तो सदिशों को कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, उनके बारे में डील करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, बाय बाय, टाटा, राधे राधे। और आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया हो तो फिर भी बोल देना, मेरे को दोबारा समझा देगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है नहीं है नहीं है, समझा देगा रे, बोल देना, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है, रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा। आगे कल मिलेंगे, बाय बाय। सेम है, बाय बाय।